जय भीम साथियों। आज हमारे साथ है अरुंधति रॉय, जानी मानी लेखक और एक्टिविस्ट है। आज हम इनसे बात करेंगे भारत में फ्रीडम ऑफ स्पीच के बारे में, जातिवाद के बारे में और कैसे जातिवाद का ढांचा अभी कोविड जैसे पेंडेमिक के टाइम भी चल रहा है, कैसे सरकारें दबाने की कोशिश कर रही हैं दबे कुचले वर्गों को। तो वेलकम अरुंधति मैम। सबसे पहले तो यही मेरा पूछना है, आज एक चीज़ हमें देखने को आ रही है, सबसे ज़्यादा वायरल भी हो रही है कि आप सब में, चाहे आप जर्नलिस्ट हैं, एक्टिविस्ट हैं, लॉयर हैं, तो कुछ भी आप ट्वीट करें या उसमें भी डर है कि सरकार एफआईआर कर देगी, पुलिस एफआईआर कर देगी, या सुप्रीम कोर्ट ने, हमने देखा है जैसे प्रशांत भूषण केस में उनको कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के लिए अब बुलाया गया कोर्ट में। तो इस पे क्या कहेंगे मैम आप? इस पे यही है कि ऑफ कोर्स जैसे सोशल मीडिया उभर के आया है तो सबके ऊपर एक सर्वेलेंस जैसा एक नज़र रख रहे हैं सरकार। प्रशांत के जो केस है, एक्चुअली 18 साल पहले मेरा एग्जैक्टली यही सिचुएशन थी और मुझे जेल भेज दिया गया था कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के लिए। और ये एक बहुत ही मेरे ख्याल में बहुत ही बैकवर्ड किस्म का एक कानून है, जो कोर्ट जो सबसे एक तरह से अहम और इंडिपेंडेंट पिलर ऑफ डेमोक्रेसी होनी चाहिए, अगर वो है तो ज़रूरी है कि लोगों को कोर्ट को क्रिटिसाइज़ करना चाहिए, जजमेंट्स को क्रिटिसाइज़ करनी चाहिए, जजेस को क्रिटिसाइज, उनका राइट होनी चाहिए। अब ये सब मतलब नई बात नहीं है। तो ये आप जैसे 18 साल पहले बता रहे, तो ये मतलब ये हमेशा से ही चलता आ रहा है। हाँ, एग्जैक्टली सेम इश्यूज़, सेम मेरी जो किताब है कलेक्टेड एसेज में, वो एफिडेविट भी है जिसमें मैंने ये सब कहा है कि ये कौन सा और किस किस्म का कानून है। जब आप व्हेन यू आर टेकिंग डिसीशंस, जैसे सुप्रीम कोर्ट के जो डिसीशंस है, हर सिटीज़न के ऊपर बहुत ही ज़्यादा इम्पैक्ट होती है। तो इनको अगर आप क्रिटिसाइज़ नहीं कर सकते हैं, डिस्कस नहीं कर सकते हैं, तो एक बहुत ही ख़तरनाक माहौल बन जाता है कोर्ट के बारे में। बाकी कितने सारे जर्नलिस्ट को उठा रहे हैं, कितने सारे लोगों को उठा रहे हैं, और जो एक्चुअली मतलब पूरा हेट स्पीच या कास्ट स्पीच में उतर जाते हैं, उनको तो छोड़ दिया जाता, क्योंकि वो तो सरकार ही है। मतलब प्राइम मिनिस्टर उनको फॉलो भी करते हैं जी, ट्विटर पे हमने देखा है। तो ये मतलब सिर्फ एक ट्वीट आज मतलब ये भी दिखाता है कि कितना इम्पोर्टेंट वो एक जगह बन गई है जहाँ लोग अपनी आवाज़ अब उठा पा रहे हैं। मुझे लगता है 18 साल पहले ऐसा नहीं था, पर अब ऐसा ज़रूर है। ट्विटर हो गया, फेसबुक, सोशल मीडिया, लोग आवाज़ उठा पा रहे हैं। और कहीं ना कहीं ये भी दिखा प्रशांत भूषण केस में, सुप्रीम कोर्ट ने उनको बार बार टाइम दे रहे हैं, अभी सज़ा नहीं दे रहे। तो आपको लगता है कहीं ना कहीं सुप्रीम कोर्ट भी थोड़ा लग गया है कि उन्होंने शायद ज़्यादा कर दिया कुछ इस केस में? अभी तो अटॉर्नी जनरल से उन्होंने सलाह लिया, तो उन्होंने भी कहा कि इनको पनिश नहीं करना चाहिए। और मेरे ख्याल में ये जो जजेस हैं वो अपने आप को एक तरह से फंसा दिया है। लेकिन इनको पनिशमेंट देना या ना देना एक बात है, लेकिन हमें ये पूरा कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का लॉ को देखना चाहिए। मतलब कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के दो हिस्से हैं। एक तो यही है कि अगर किसी कोर्ट ने जजमेंट दिया, मान लो मुझे बताया कि आपको इस घर से निकलना है और मैं नहीं निकला, तो वो इंटरफियरिंग इन द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस, वो एक चीज़ है। लेकिन जो सेकेंड पार्ट है, ब्रिंगिंग द कोर्ट इनटू डिसरेप्यूट, लोअरिंग द डिग्निटी ऑफ द कोर्ट, ये सीधा फ्री स्पीच के साथ जाके टकराता है। और ये सेक्शन को भंग करनी चाहिए। तो इसमें एक चीज़ और, क्योंकि आपने कहा पूरा लॉ ही ये ख़राब है, तो एक चीज़ हमने और देखा, ये पहली बार नहीं है, आपके साथ भी हुआ। अभी कुछ साल पहले जस्टिस कर्नन ने भी कुछ सवाल उठाए थे करप्शन के भी और जातिवाद के भी जुडिशरी में, और पहली बार एक हाई कोर्ट जज को
जेल भेजा गया था उस टाइम। तो ये मतलब हमेशा से होते आ रहा है। पर उसमें हमने एक चीज़ देखी, एक कई सारे लोगों ने ये सवाल उठाया है कि जिस तरह से एक अभी जस्टिस कर्नन के लिए वो माहौल शायद सिविल सोसाइटी पर एक सवाल है, उस टाइम सिविल सोसाइटी एज इतना आवाज़ नहीं उठाया जितना अब प्रशांत भूषण मामले में, क्योंकि प्रशांत भूषण ज़रूर एक क्रूसेडर रहे हैं, एक्टिविस्ट रहे हैं, जाने माने वकील हैं, तो उनके लिए आवाज़ उठाया जो सही भी था। पर जस्टिस कर्नन के लिए इतना आवाज़ आपको लगता है नहीं उठाया गया था उस टाइम? एक सवाल है, काफ़ी सारे दलित एक्टिविस्ट का भी है, आपको उसमें क्या लगता है? देखिए, हमारे समाज में ये तो आप भी जानते हैं, मैं भी जानती हूँ कि आपका जो औकात है, आपका जो जाति है, आपका जो जेंडर है, उसमें बहुत मतलब लोग बहुत देखते हैं कि आप कौन बोल रहे हैं, कौन क्या बोल रहे हैं। लेकिन जैसे मैंने पहले भी कहा था, ये कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का 2 हिस्से हैं और जस्टिस कर्नन का हिस्सा वो था जैसे उन्होंने चीफ जस्टिस और 5 शायद जजेस को कन्विक्ट किया था, क्रिमिनल कन्विक्शन 5 इयर्स किया था। तो उसमें वो वाला इंटरफियरिंग इन द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस और उसका पूरा जो ट्रायल का प्रोसेस है उसके बारे में थे। लेकिन जो उनके साथ हुआ है, जो वो बार बार कह रहा था कि because he was a Dalit, he was being mistreated in court, those matters were never looked into. तो ये हमारा समाज ऐसा है, जैसे अभी भी काफ़ी सारे लोग जो प्रशांत के साथ खड़े हैं और खड़ा होना चाहिए, जब एग्जैक्टली सेम थिंग मैंने किया, जब एग्जैक्टली सेम सिचुएशन था मेरी भी, जब कोर्ट ने बोला कि आप अपोलोजाइज करो और मैंने कहा नहीं और उन्हें मुझे जेल भेजा, तो काफ़ी सारे लोग उस टाइम बोला कि ये बदतमीज़ औरत है, क्या कह रही है, सेम पीपल। तो इट डिपेंड्स ऑन हु यू आर, लेकिन जो प्रशांत कर रहा है वो बिल्कुल सही कर रहा है। स्टैंडिंग डेफिनेटली। तो मतलब कहीं ना कहीं मुझे ये भी लगता है सिविल सोसाइटी को भी, क्योंकि एक सरकार तो अभी फासिस्ट सरकार है, तो सिविल सोसाइटी को भी एक अंदर एक इंट्रोस्पेक्शन की ज़रूरत है कि हम किसको सॉलिडारिटी की जब बात करते हैं तो किस लिंग, जाति या ये प्रश्न भी अपने अंदर भी झांक के देखा जाए। उसके बारे में क्या लगता है आपको? सबसे पहले मैं ये कहूँगी कि हमारा सोसाइटी सिविल नहीं है, बिल्कुल सिविल नहीं है। ये एक हायरार्किकल, सेक्सिस्ट मतलब जातिवाद सोसाइटी है जिसके अंदर इतना सारा हिपोक्रेसीज है। ये सब तो हम कितने सालों से इसके बारे में, मैं सिर्फ नहीं, इतने लोग लड़ रहे हैं, लिख रहे हैं, बता रहे हैं। तो इंट्रोस्पेक्शन के बिना तो नहीं चलेगा। जैसे फासिस्ट आपने वो शब्द इस्तेमाल किया, बहुत कम लोग वो सब शब्द एक्चुअली इस्तेमाल करते हैं। जब मैंने पहले इस्तेमाल किया था तो मेरे ऊपर चढ़ गए थे कितने लोग जो अपने आप को लिबरल्स कहते हैं कि ये सही शब्द नहीं है। लेकिन इनका आइडियोलॉजी फाशिस्ट है। ये आइडियोलॉजी लेके वो वहाँ तक नहीं पहुँचा है जहाँ पर जर्मनी पहुँचा है, लेकिन आइडियोलॉजी तो सेम है। तो वो है एक चीज़। दूसरी बात है कि हम लोग बार बार कभी फैशिज्म, मजॉरिटेरियनिज्म, सेक्युलरिज्म। अच्छा, मजॉरिटेरियनिज्म का क्या मतलब है कि मेजॉरिटी लोग माइनॉरिटी को दबा रहे हैं। लेकिन हमारे देश में मेजॉरिटी लोग के अंदर एक माइनॉरिटी है जो ब्राह्मण और बनिया जात के हैं, और वो अपने आप को बाकी एक मेजॉरिटी जिसको वो लोग मतलब एकजुट बनाना चाहते हैं हिंदू कह के, वो एक दिखावा है। वो दिखावा है, मतलब ये मेजॉरिटी के बीच में भी एक हायरार्की है। और सो इट इज़ अ काइंड ऑफ माइनॉरिटीज़म इनसाइड अ मेजॉरिटेरियन इंस्टिंक्ट, जो माइनॉरिटीज़ को दबाया जा रहा है। और उन माइनॉरिटीज़ में
बहुत लोगों को समझ में भी नहीं आ रहा है कि वो हो क्या रहा है यहाँ पे। तो ये अब अगर हम अभिव्यक्ति की आज़ादी से अगर इसमें मेजॉरिटेरियनिज्म में आए तो ये है कि वो एक कहीं ना कहीं दिखावा है, विद इन मेजॉरिटी भी एक माइनॉरिटी रूल करे, जैसे कहा जाता है 15% 85% पे हावी पड़े। ये एक बबल कैसे दिखावा बनाया कैसे जाता है, अगर आप इस पे कुछ लाइन देखिए, अगर आप स्टडीज़ को देखो, मतलब सिर्फ नंबर्स के हिसाब से जजेस में, ब्यूरोक्रेसी में, इन एनीथिंग, प्रोफेसर, जहाँ भी मीडिया ओनरशिप, पावर है, मीडिया ओनरशिप, मीडिया एडिटरशिप, उनको और सबसे ज़्यादा कॉर्पोरेट में, कॉर्पोरेट फैमिली ओनरशिप, राइट। आप इसको जाति का प्रिज्म से देखो तो एक पूरा अलग दुनिया आपको नज़र आएंगे जी। और ये इसके बारे में कम लोग बात करते हैं कि कैपिटलिज्म और कास्ट दोनों मिलके एक बड़ा यूनिक सा एलॉय बना है हमारे देश में, और वो है एक माइनॉरिटीज़म जो अपने आप को ये पूरा जो हिंदुत्व का एजेंडा है, इस माइनॉरिटीज़, पावरफुल माइनॉरिटी जो सदियों से चला रहे हैं अपना काम जी, अपने आप को अभी मेजॉरिटी कहते हैं क्योंकि वो हिंदुत्व का आइडियोलॉजी ला के वो कपड़ा अपने लपेट रहे हैं और फिर मेजॉरिटी अपने आप को कह के एक तरह से शासन कर रहे हैं और लोगों को इसका पूरा एनालिसिस करने का टूल्स भी नहीं है, क्योंकि हमारे देश में जो इंटेलेक्चुअल्स है, राइटर्स है, कितने लोग हैं जो कास्ट का इशू को वो एक साइड में रखते हैं और दुनिया को, बाहर का दुनिया को समझ में नहीं आता कि ये है क्या चीज़। वो सोचते कोई योगा, गांधी, म्यूज़िक, इंडिया, बॉलीवुड, सबको एक मिला के एक बड़ा सा मतलब खिलौना बना रखा है। उनके मन में ये साफ नहीं है कि ये है क्या चीज़, ये जाति का जो व्यवस्था है। तो इसी से मुझे ये जो दिखावा, हिंदुत्व का दिखावा में ब्राह्मणवाद छुपा हुआ है, तो कहीं ना कहीं क्या आपको लगता है, मुझे अब जैसे ये राम मंदिर इस महीने बना है और बहुत सेक्युलर लोगों ने भी इसका सपोर्ट किया है, तो कहीं ना कहीं अब सेक्युलरिज्म भी एक स्मोक स्क्रीन या दिखावा ही है ब्राह्मणवाद के लिए, क्या आपको ये लगता है? अभी नहीं, हमेशा था, लेकिन सेक्युलरिज्म जो अपने आप में, मतलब लोगों का जो इस्तेमाल करने वाला चीज़ को छोड़ के अपने आप में सेक्युलरिज्म ही चल सकता है हमारे देश में। और क्या चल सकता है जब इतने सारे रिलीजन्स, एथनिक ग्रुप्स का, मतलब इन प्रिंसिपल सेक्युलरिज्म चल सकता है, लेकिन उसको लेके एक स्मोक स्क्रीन बनाया गया है, वो तो बहुत पहले से बना गया है जी। और इसमें कांग्रेस भी है, बीजेपी भी है और सब कोई है। और सबसे ज़्यादा ये है कि जो आरएसएस है वो शायद जाति का जो व्यवस्था है सबसे ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग उन्हीं का है, और इसको कैसे आप इस्तेमाल कर सकते हैं, कैसे लोगों को बांट सकते हैं, कैसे आप, और ये अभी से नहीं है, बहुत पहले से चल रहा है, आरएसएस के होने से भी पहले चल रहा है कि कैसे मतलब बहुजन दलित को ये हिंदुत्व फोल्ड में रख सकते हैं, लेकिन हमेशा नौकरों की तरह बड़े घर में। और जब भी कुछ मतलब डायनामिज्म आता है, कुछ मोबिलिटी आता है, जैसे जब लोअर कास्ट या दलित बहुजन के पॉलिटिकल पार्टीज उभरने लगे, इमीडिएटली प्राइवेटाइजेशन आ गया, इमीडिएटली उनका डायल्यूशन आ गया। अब जिस दिन भूमि पूजन हुआ उसी टाइम या उसी हफ्ते में ये नेशनल एजुकेशन पॉलिसी लाया। उसमें क्या है, उसमें यही है ना कि एक जिक्र भी नहीं है उसमें रिजर्वेशन का या किसी चीज़ का। तो सबको पुराना वो ज़माने में ले जा रहे हैं जहाँ पे
किसी के हक नहीं थे, पढ़ने का भी हक नहीं, Right. शासन करने का भी हक नहीं, किसी चीज़ का। हाँ, ये पॉलिसी आए जो मतलब कुछ, मैं आपसे ये भी आप लाइट डालें, अगर जैसे बोला आपने मोबिलिटी दलित बहुजन समाज से हो रही है, तो इसका अभी इस टाइम पे क्या देख सकते हैं? मतलब दलित बहुजन समाज जैसे पॉलिटिकल पार्टीज से ज़्यादा एक्सपेक्ट नहीं कर रहे अभी, या पर कोई भी हो, मतलब आप धर्मनिरपेक्ष जो सेक्युलर पार्टीज है वो भी नहीं है, लेफ्ट भी बहुत ही वीक है, तो देर इज़ नो ऑपोजिशन, कोई मतलब अभी अपोज करने के लिए फिर बचा ही नहीं है इस देश में। हमारा देश अभी एक सिंगल पार्टी डेमोक्रेसी बना है। Right. मतलब पता नहीं हिंदी में उसको क्या कहेंगे, अंग्रेजी में कहते हैं कि ऑक्सीमोरॉन। Right. मतलब सिंगल पार्टी डेमोक्रेसी तो डेमोक्रेसी नहीं होती है ना। लेकिन सारा इलेक्शन का मशीनरी भी कॉम्प्रोमाइज हुई है, सारा डेटा, सारा पैसा और सारे जो इंस्टीट्यूशंस है वो सब दोहरापंथी ही है, ऑक्सीमोरॉन भी, दोनों मतलब शब्द नहीं जम रहे, मतलब डेमोक्रेसी का देखिए पहले जैसे भी हो, जब लोग इलेक्शन लड़ते थे तो ठीक है, वो बड़े अजीब तरीके से झूठ बोल के जो कुछ भी है वो जीतने के लिए लड़ते थे, लेकिन ये इसीलिए नहीं लड़ते थे ना कि विपक्ष हो ही नहीं। अभी विपक्ष जो है सारे पार्टीज वो है, लेकिन वो खोखला है और वो ऐसा विपक्ष है जो ये रूलिंग पार्टी चाहते हैं कि वो बने। कि वो जगह खाली भी नहीं छोड़ा है, वो जगह में वो यही काम कर रहे हैं जो रूलिंग पार्टी करवाना चाहते हैं। इसीलिए ये पूरा जो सिस्टम है, एक तरह से सारे जो इंस्टीट्यूशंस हैं, मीडिया है, जो भी सिस्टम है वो पूरा मतलब कैप्चर हो चुकी है जी। तो इलेक्शन का जो सर्कस है वो चलता रहेगा, लेकिन इस वक्त इलेक्शन वो तो मतलब इलेक्शन दूसरा भी जीते तो वो हॉर्स ट्रेडिंग से तोड़ देते हैं पैसा खिला के। जो बहुजन दलित पार्टीज थे उनको भी, उनके लीडर्स को भी या तो जेल में रखा है या तो फंसा के रखा है कि उनको करना ही पड़ेगा जो ये लोग बोलेंगे। तो एक बहुत ही क्या कहूँ मैं, डेडली सिचुएशन में हैं हम। लेकिन दुनिया में अभी एक बहुत बड़ा चेंज आ रहा है। ये अमेरिकन पावर नीचे जा रहा है, चाइना उभर रहा है, और सारे जो हमारे आसपास के देश को इन्होंने मतलब एंटागनाइज करके रखा जी है। तो बहुत ये बड़े बड़े जो, जैसे जब भूकंप आता है ना, तो ये बड़े बड़े प्लेट्स मूव करते ना धरती के अंदर, ऐसा है एक पॉलिटिकल सिचुएशन में बड़े बड़े प्लेट्स पूरा दुनिया में हिल रहा है। और पर इसमें बड़ी इंटरेस्टिंग बात मुझे, जिसे मैं दर्शकों को बता दूं, अब अमेरिका और इंडिया सेकंड पे पहुंचने वाला है कोविड लिस्ट में केसेस। तो टॉप में हो गया। अमेरिका तो टॉप में रहा, सेकंड पे ब्राज़ील था, थर्ड पे इंडिया, तीनों फांसीवादी डिक्टेटर से रूल करे जा रहे हैं, पर सेकंड पे इंडिया पहुंचने वाला है, मतलब अमेरिका के साथ ही है। पर और इसमें बड़ी एक इंटरेस्टिंग बात, आपने चाइना की बात की। अब देखिए इंडियन इकोनॉमी में चाइना का बहुत इन्वेस्टमेंट है, हम चाइना को जितना भी कह लें, पर चाइना का इकोनॉमी में बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट है। जो चैनल्स कह रहे कि आप चाइना को बॉयकॉट करो, वो चैनल्स खुद ही चाइना के स्पॉन्सर्ड है। एग्जैक्टली हाँ, तो अमेरिका में भी वही बात है। ये जो जैसे 1945 से 1990 तक जी, जो कोल्ड वॉर था, 1990 से 2020 तक ये यूनिपोलर वर्ल्ड ऑफ कैपिटलिज्म, और अब 2020 मतलब 2020 से आगे एक अलग
दुनिया आ रहा है। ज़्यादा अच्छा होगा ज़्यादा ख़राब होगा मैं नहीं कह सकती हूँ। पोस्ट कोविड वर्ल्ड एक अलग हुआ, कोविड के बाद अलग है, और पोस्ट यूएस इंपीरियलिज्म का जो वर्ल्ड है, तो अभी उसमें क्या होगा और इसमें इंडिया कहाँ अपने आप को पोजीशन करेंगे, ये हमारा छोटे से छोटे गांव तक उसका असर पड़ेगा। ये असर क्या होगा हमें पता नहीं, लेकिन जो अभी हुआ है, जैसे लद्दाख में, जैसे इन्होंने एक साल पहले कश्मीर में किया जो सेक्शन 370 जी, वहाँ तो कश्मीर में तो इंटरनेट भी 2G है, वो भी महामारी के समय डॉक्टर्स इंटरनेट नहीं यूज़ कर पा रहे इस लेवल की। जब डीमोनेटाइजेशन किया था तब उन्होंने बोला कि डिजिटल इंडिया आएगा। जैसे डिजिटल इंडिया आया तो कश्मीरी इंटरनेट बंद कर दिया, और 70 लाख लोगों को बिना कम्युनिकेशन, बिना इंटरनेट, ये तो लीगली मुझे लगता है इट्स अ क्राइम अगेंस्ट ह्यूमैनिटी। बिजनेस में नहीं चलता है, डॉक्टर के पास नहीं जा सकते, ऑनलाइन एजुकेशन नहीं कर पा रहे, ये क्या है? उसके ऊपर सेना, उसके ऊपर कॉन्सर्टीना वायर, उसके ऊपर टॉर्चर, उसके ऊपर 10,000 लोगों को बंद किया गया। ये डेमोक्रेसी है क्या? तो ये सब जो हो रहा है, अब इनका जो ग्रिप है वो नहीं रह सकते, क्योंकि डीमोनेटाइजेशन, जीएसटी और फिर ये 4 घंटे का नोटिस वाला लॉकडाउन से इंडिया का इकोनॉमी को ख़त्म कर दिया है। मतलब किसी ने बोला कि जब डीमोनेटाइजेशन किया तो ऐसा था कि कोई इंजन में सीधा आपने you shot at the engine। जी, मतलब इतना बुरा हुआ उसके बाद से अभी, मतलब अब ये भी छोड़िए, आई थिंक कोई भी जाति के हो, आप कहीं भी हो, किसी भी देश में हो, किसी भी राज्य में हो इस देश के, नौकरियां हैं ही नहीं, बिल्कुल नहीं है। और चाहे छोटे लेवल पे हो, बड़े लेवल पे हो, बिल्कुल लाइक कोई, सबके अलग अलग फिगर है, कोई 2 करोड़ कह रहा है, 3 करोड़, कोई 6 करोड़ भी कह रहा है, पर कोई प्लान नहीं है, कोई प्लान नहीं है, कोई आइडिया नहीं है। क्योंकि जब आपके पास इतना पावर आ जाते हैं और आसपास इतने चमचे रहते हैं, और फिर मीडिया भी अपना मतलब 24 घंटे चमचागिरी में रहते, तो आपको पता नहीं है कि मतलब एक रात आपको डिमोनेटाइजेशन करो, 4 घंटा नोटिस दे के लॉकडाउन करो, और कितना ज़्यादा मतलब क्या कहेंगे उसको, शैटर्ड ना, कि एक मतलब इतने करोड़ लोगों का ज़िंदगी ऐसे चुटकी में आप ख़त्म ही कर रहे हैं। जी जी। एक ये सवाल आखिरी बस ये है कि भीमा कोरेगांव हुआ, या ये दिल्ली में जो वायलेंस हुआ, इसमें भी अब फॉल्स केस में बिठा के आप किसी भी समाज से हो, किसी भी लिंग के हो, किसी भी जात से हो, हर जाति के एक्टिविस्ट को, हर लिंग के एक्टिविस्ट को अब जेल में डाला गया है। ये मतलब ये क्या दिखाता है समाज, या ये सरकार के बारे में, ये सरकार इतना डेस्परेट क्यों है? महामारी के समय भीमा कोरेगांव को तो मिटाना ही चाह रहे हैं, ये साथ साथ दिल्ली में जो हुआ मुसलमानों के ख़िलाफ़ जो हुआ, या वहाँ पे दलित भी थे उनके ख़िलाफ़, वो इतनी डेस्परेशन महामारी के समय, ऐसा क्या है इसमें? देखिए, अगर आप फासीवाद या फैशिज़्म के जो इतिहास पढ़ेंगे ना, तो ऐसा होता है जो लोग इतना इंडोक्ट्रिनेटेड है, जो कि है हमारे प्रधानमंत्री और बाकी बहुत सारे मंत्री सब आरएसएस के हैं, जो बचपन से इंडोक्ट्रिनेटेड है, तो वो और कुछ कर ही नहीं सकते हैं, और दूसरा किस्म का सोच हो ही नहीं सकता है। जैसे जर्मनी में जब सोवियत यूनियन के खिलाफ 1941 में अटैक किया, और पूरा जो एंटी सेमिटिज़म का जो माहौल में लोग मतलब अपने आप को मैरिनेट की, मतलब वो उसी माहौल में बड़े हुए थे, तो वो उनका मतलब रिट्रीट
या चेंज का कोई ऑप्शन ही नहीं था, क्योंकि वो लोग जूस को ख़त्म करना चाहते थे, बोल्शेविक्स यानी लेफ़्ट को ख़त्म करना चाहते थे, और उनका जो मशीन के अंदर एक डिस्ट्रक्शन, उनके दिल में एक डिस्ट्रक्शन है। तो वो जो कुछ भी होता है उनका इलाज एक ही है कि घृणा और बढ़ाओ, रिप्रेशन और बढ़ाओ, और भी बेगुनाह लोगों को अंदर करो, और भी लोगों को फांसीवाद यही है कि मतलब जितना उस पर प्रेशर आता है वो और ज़्यादा अपने फैलाता है। जैसे अभी आने वाले दिनों में मेरे ख्याल में बहुत खतरा है, क्योंकि ये जैसे इकोनॉमिक सिचुएशन ख़राब होती जाती है तो क्या करेंगे, एक दूसरे से लड़वाएंगे लोगों को, एक दूसरे से, एक जात से दूसरा जात, एक मज़हब दूसरा मज़हब, एक ट्राइब दूसरा ट्राइब। ये सबसे बड़ा खतरा होगा। जो सबसे ज़्यादा डिस्ट्रक्शन जर्मनी में हुआ, जो सबसे ज़्यादा जैसे करोड़ों को मारा गया गैस चेम्बर्स में, तभी शुरू हुआ था जब वो सोवियत यूनियन के जंग में हारने लगे थे। और अब इंडिया को इन्होंने इतना मतलब डिसमेंटल किया है, इकोनॉमी और सब कुछ। तो जैसे हम लोग नीचे जाएंगे ऐसे ये ज़्यादा घृणा फैलाएंगे जी। और ये जो खाकी पुलिस का जो लिटरेरी फिक्शन है, खाकी कहानियाँ, जो ओपन FIRs कहते हैं उसको, कि किसी को भी पकड़ लो, ये पूरा जैसे दिल्ली में हुआ है, स्टूडेंट्स के साथ हुआ है, पुलिस कैंपस में गए हैं, एंटी टेररिज्म का वेपन स्टूडेंट्स के खिलाफ यूज़ किए हैं। और अब इसका जिम्मेवार कौन है? सारे जो एक्टिविस्ट एंटी CA के बारे में बोल रहे हैं। जी उन पे सब पे। तो बस ये आखिरी में मैं यही पूछना चाहूँगा, ये जो एक्टिविस्ट हैं, यंग एक्टिविस्ट, इतने सारे मतलब शाहीन बाग हमने देखा, औरतों का लेड प्रोटेस्ट रहा, खासकर मुस्लिम औरतों का लेड प्रोटेस्ट, बहुत सारे दलित बहुजन एक्टिविस्ट हैं। तो एक तरफ नौकरी नहीं है, दूसरी तरफ एक सरकार है जो आपको के पीछे पड़ी हुई है, आपको प्रोटेस्ट नहीं करने देना चाह रही। तो क्या मैसेज आप देंगे यंग एक्टिविस्ट को? देखिए, मैं मैसेज देने वालों में से नहीं हूँ, क्योंकि मैं लेखिका हूँ और थोड़ा कॉम्प्लेक्स सोच है, लेकिन मैं अपने बारे में यही सोचती हूँ ना कि बार बार जो भी हम हैं, जो भी हम लिखते हैं, जो भी हम कहते हैं, उसके खिलाफ इन लोगों ने क्या क्या नहीं किया है। लेकिन जैसे हम डर के घर में बैठेंगे, उससे हमारा जो पीड़न है वो कम नहीं होगा। ये डर हमें दिल से निकालना पड़ेगा, क्योंकि जब हम जैसे कश्मीर के लोग हैं, कितना से सहा है उन्होंने, अब उनमें डर नहीं है। मतलब वो यंग लोगों में ना, जैसे अभी प्रशांत भूषण कहें चलो जेल में डाल दो मुझे, अब हमें सब अपने आप को, मतलब अरुंधति, मैं आपको नहीं कह सकती हूँ ना कि आप ये कहो वो कहो, क्योंकि मेरा सिचुएशन डिफरेंट है, आपका अलग है। लेकिन हम सबको सोचना चाहिए कि जो हमारे साथ हो रहा है वो डरने से बढ़ेगा, कम नहीं होगा। तो हमें कैसे लड़ना है वो हमें सोचना है। मैं नहीं कह सकती हूँ किसी को कि आपको कैसे लड़ना है, लेकिन बिना इन लोगों से भिड़े ये देश भी ख़त्म होएगा और हम भी ख़त्म होएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया मैम बात करने के लिए। आप द शूद्र को देखते रहिए, हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए। कैसा लगा आपको इंटरव्यू कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। जय भीम साथियों। अम्बेडकरवादी पत्रकारिता करने वाले नेशनल बहुजन मीडिया को स्थापित करने में द शूद्र की आर्थिक मदद करें। आप सीधे हमारे अकाउंट नंबर में मदद भेज सकते हैं। बेनिफिशियरी नेम है द शूद्र, अकाउंट नंबर है 22330094689357, IFSC कोड है RATN0VAAPIS। ध्यान दीजिए, IFSC कोड में RATN के बाद 0 है, O नहीं। बैंक का नाम है RBL और ब्रांच है मुंबई। आप हमें 8595794224 पेटीएम पर UPI के जरिए भी अमाउंट ट्रांसफर कर सकते हैं। पेटीएम, गूगल पे और फोन पे के लिए हमारा एक ही नंबर है
8595794224। जय भीम, जय भारत।